नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करें बृहत्तर भारत की। अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर देख पाएंगे। साथ में टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं तिब्बत की। तो अगर हम दोस्तों देखें तो तिब्बत यह 3 बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसका प्राचीन नाम इसे छोलखा नाम से भी जाना जाता है। महाभारत व कालिदास के रघुवंश में इसे त्रिविष्टप कहा गया है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार 7वीं सदी से शुरू हुआ। अगर हम देखें तिब्बती राजा सनगेम्पो नामक शक्तिशाली राजा यहाँ हुआ था, जिसने मध्य एशिया पर आक्रमण कर अधिकार स्थापित कर लिया था। सनगेम्पो। अगर हम बात करें, थोनमी को तिब्बती साहित्य का जनक कहा जाता है। थोनमी को तिब्बती साहित्य का जनक कहा जाता है। तिब्बत बृहत्तर भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसे आज कवर कर रहे हैं। जैसे 8वीं शताब्दी में तिब्बत में सनगेम्पो नामक शक्तिशाली राजा हुआ, जिसने मध्य एशिया पर आक्रमण कर स्थापित कर लिया, अपना अधिकार स्थापित कर लिया। सनगेम्पो ने 8वीं सदी में नालंदा से शांतरक्षित एवं अदंतपुरी से पद्मसंभव को तिब्बत में आमंत्रित किया। शांतरक्षित को तिब्बत का प्रधान धर्माधिकारी एवं महापुरोहित बनाया। पद्मसंभव ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा को लोकप्रिय बनाया। जो पद्मसंभव थे वो वज्रयान शाखा को लोकप्रिय बनाए। पद्मसंभव को तिब्बत में द्वितीय बुद्ध या रिनपोचे कहा गया है। मगध से कमलशील को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तिब्बत आमंत्रित किया गया। कमलशील को भी तिब्बत में दूसरा बुद्ध कहा जाता है। कमलशील को भी दूसरा बुद्ध कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में पाल वंश के समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय से दीपांकर श्रीज्ञान नामक बौद्ध विद्वान तिब्बत गए। दीपांकर को अच्छा भी कहा जाता है। दीपांकर ने तिब्बत में बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाया। बेरोचन नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार तिब्बत में किया। हम देखें तो ये था तिब्बत। आप लोग तिब्बत को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे। तिब्बत को अगर हम देखें, पद्मसंभव को यहाँ द्वितीय बुद्ध भी कहा जाता है, जो प्रचारक थे। हम आपको पद्मसंभव का आपको फोटो दिखा रहे हैं। आप फोटो से उन्हें और समझ पाएंगे पद्मसंभव के बारे में, जो तिब्बत को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तिब्बत जो कि वर्तमान में चाइना के हाथों में कब्जा है। अगर अब हम पढ़ेंगे चाइना को, चाइना आप लोग देख लीजिए, चाइना को समझ लीजिए। चाइना कैसा देश है, वर्तमान स्वरूप इसका कैसा है, और चाइना में बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, उसको भी हम कवर कर रहे हैं चाइना पे। अगर हम देखें तो भारत और चीन का संबंध लंबा इतिहास 2वीं शताब्दी से शुरू होता है। मैसूर से इस समय का चीनी सिक्का प्राप्त होता है। अगर हम देखें 8वीं शताब्दी में अगर हम देखें प्रथम शताब्दी ईस्वी के चीनी ग्रंथ से ज्ञात होता है कि चीनी सम्राट हुआंगचे कांची के शासक के पास बहुमूल्य उपहार व दूत मंडल भेजा था। कहाँ का? चीन का शासक कांसी के शासक को बहुमूल्य उपहार दूत मंडल के हाथों भेजा था। भारत चीन के मध्य अधिक स्थायी संबंधों का विकास कुषाण काल में बिम्ब कैडफिसेस के समय सर्वप्रथम 65 ईस्वी में धर्मरत्न तथा कश्यप मातंग नामक भारतीय बौद्ध भिक्षुक अपने साथ बहुसंख्यक पवित्र ग्रंथ एक श्वेत अश्व लेकर चीनी हान वंशी सम्राट मिंगती के दरबार में पहुंचे थे। चीनी सम्राट में उनके रहने के लिए लुआंग में श्वेताश्व विहार का निर्माण कराया था। हम बात करें तो प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक मोत्सू ने बौद्ध धर्म का विरोधी कन्फ्यूशियस धर्म को से श्रेष्ठतर घोषित किया था। यानी कि प्रसिद्ध चीनी दार्शनिक मोत्सू ने बौद्ध धर्म को विरोधी कन्फ्यूशियस धर्म से श्रेष्ठतर घोषित किया था। मोत्सू ने। अगर हम देखें चाइना को, चीनी स्रोतों के अनुसार 65 ईस्वी में हान वंश के राजा मिंगती ने अपने सपने में एक स्वर्णिम पुरुष के दर्शन किए, जिसकी पहचान महात्मा बुद्ध से की जाती है। मिंगती के राजदूत धर्मरत्न कश्यप मातंग नामक 2 बौद्ध भिक्षुओं को भारत से चीन लाए गए। चीनी सम्राट ने उनके रहने के लिए राजधानी श्वेत अश्व विहार निर्माण कराया। यह चीन का प्राचीनतम बौद्ध विहार था। कूची के कुमार जीव ने चीन में सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कुमार जीव चीनी भाषा में अश्व घोष का जीवन चरित्र लिखा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर आप देखें तो कुमार जीव ने चीनी भाषा में अश्व घोष का जीवन चरित्र लिखा था। उज्जैन में जन्मे परमार्थ 20 वर्ष तक चीन में रहे और चीन में 70 बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। परमार्थ जो कि उज्जैन के थे।
तांग वंश के काल में प्रभाकर मित्र, दिवाकर बोधि रुचि, अमोघ मित्र एवं वज्र मित्र जैसे बौद्ध प्रचारक चीन गए। गुप्त काल में कश्मीर से संघभूति, धर्मयश, बुद्धयश, विमलाक्ष, बुद्ध जीव, धर्ममित्र एवं गुणवर्मन चीन गए। अंतिम रूप से भाष्य चीन जाने वाले बौद्ध विद्वान धर्मदेव थे एवं मंजूश्री एवं ज्ञानश्री भी थे, जो चीन गए थे, लास्ट टाइम गए थे। दोस्तों, यह था चीन। आप चीन के बारे में देख लिए होंगे और इसको समझ भी गए होंगे, मैं आशा करता हूँ। आप लोग अगर हम देखें बृहत्तर भारत में इसका पार्ट 3 भी आएगा, क्योंकि इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपका जावा हो गया, कंबोडिया हो गया, श्रीलंका में बृहत्तर भारत की स्थिति कैसी थी, बर्मा में कैसी थी, हम उन टॉपिकों को भी कवर करेंगे बहुत जल्द। थाईलैंड में भी क्या स्थिति थी, लंका में क्या था, चंपा में कैसा था, सुमात्रा द्वीप, बोर्निया, पाली में इसके चर्चा हम करेंगे और साथ में इसका जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उसको भी ऐड करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।